देखिएगा इसके बाद आपको पढ़ना ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रोल्स थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ना, ठीक है ना। यानी इसके बाद आपको पढ़ना ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रोल्स थ्योरम एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, यानी दोनों थ्योरम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो बारी बारी से दोनों थ्योरम का हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे कि रोल्स थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम जो पढ़े उसका ज्योमेट्रिकल में मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो पहले हेडिंग दीजिएगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रोल्स थ्योरम। तो देखिएगा रोल्स थ्योरम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है समझिएगा, यहाँ फिगर से समझिएगा। एक्स डैश ए बाई डैश ए बाई। देखिएगा मान लेते हैं किसी फंक्शन का ग्राफ, किसी फंक्शन से एफ का ग्राफ ये है, ठीक है ना। यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं ए, यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं बी, ठीक है ना। ए एक्स इक्वल टू, यहाँ पर ये मान लेते हैं, यहाँ पर एक्स इक्वल टू बी मान लेते हैं, ठीक है ना। रोल्स थ्योरम में ये एफ ए और एफ बी बराबर होना चाहिए। एक्स का वैल्यू एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, एफ ए, ठीक है ना। ये फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स का ये ग्राफ है, ठीक है ना। एक्स इक्वल टू बी पर फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, बी, ठीक है ना। ये रोल्स थ्योरम में एफ ए और एफ बी बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिएगा एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू एफ ए है, यानी ए का कोऑर्डिनेट बता सकते हो, ए एफ ए और बी एफ बी। एक्स इक्वल टू बी पर फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एफ बी, ठीक है ना। तो देखिएगा रोल्स थ्योरम कहता है क्या है विद्यार्थी कि कोई भी फंक्शन अगर क्लोज इंटरवल ए बी के बीच अगर आपका कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल ए बी के बीच डिफरेंशिएबल है और एफ ए इक्वल टू एफ बी है, तब ए और बी के बीच कोई एक ऐसा पॉइंट सी लाइज करेगा जिस पर एफ डैश सी का वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो देखिएगा तो मान लेते हैं यहाँ और बी के बीच एक पॉइंट सी लाइज करता है यहाँ, ठीक है ना। एक्स इक्वल टू सी यहाँ लाइज करता है जिस पर एफ डैश सी का वैल्यू क्या है, जीरो। तो एक्स इक्वल टू सी पर फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी, यानी इसका कोऑर्डिनेट अगर इसको हम नाम देते हैं सी, इसको यहाँ लिखते हैं वाई इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स का ये ग्राफ, इसको हम पॉइंट सी नाम दे देंगे, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सी एफ सी, ठीक है ना। समझिएगा कोई देखिए रोल्स थ्योरम कहता क्या है विद्यार्थी कि कोई भी फंक्शन से अगर क्लोज इंटरवल ए बी में आपका कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल और एफ ए इक्वल टू एफ बी है, तब ए और बी के बीच कोई एक ऐसा पॉइंट सी लाइज करेगा जिस पर एफ डैश सी का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो। तो हम मान लिए कि यहाँ एक पॉइंट सी लाइज करता है, ठीक है ना। ए और बी के बीच एक पॉइंट सी लाइज करता है, इसी पर फंक्शन एफ एक्स का एफ डैश सी का वैल्यू क्या है, जीरो, ठीक है। तो समझिएगा एफ डैश सी का वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या है विद्यार्थी, एफ डैश सी का मतलब जीरो होने का मतलब क्या है, आपको बताए थे। एफ डैश एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, एफ डैश एक्स, या इसी को हम डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। तो यानी डी वाई बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग में आप पढ़े होंगे कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है विद्यार्थी की कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स के एक्स वाई पॉइंट पर ये टेंजेंट का स्लोप होता है डी, उसी को डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। समझिएगा फिर रिपीट कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है कि कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स के एक्स वाई पॉइंट पर इसके जो टेंजेंट का स्लोप होता है उसी को हम डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ एफ डैश सी का वैल्यू जीरो है, यानी इस पॉइंट सी पर इस कर्व का जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो होने का मतलब क्या है कि इसका जो टेंजेंट है, स्लोप जीरो होने का मतलब क्या है, इस कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स का जो टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, पॉइंट सी पर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ये पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, ठीक है ना। समझिएगा ध्यान से। देखिएगा रोल्स थ्योरम, देखिएगा फिर से समझिएगा रोल्स थ्योरम कहता है क्या क्या है विद्यार्थी कि कोई भी फंक्शन अगर क्लोज इंटरवल ए बी में आपका डिफरेंशिएबल है और ओपन इंटरवल ए बी में आपका क्लोज इंटरवल ए बी में आपका कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल ए बी में आपका डिफरेंशिएबल है और एफ ए इक्वल टू एफ बी है, तब ए और बी के बीच कोई एक ऐसा पॉइंट सी लाइज करेगा जिस पर एफ डैश सी का वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो देखिएगा तो हम मान लिए कि पॉइंट ए और बी के बीच एक पॉइंट सी लाइज करता है जिस पर एफ डैश सी का वैल्यू जीरो है, ठीक है ना। तो देखिएगा एफ डैश सी का वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या है कि इस कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स के इसका जो टेंजेंट का जो स्लोप है वो जीरो है। देखिएगा आप पढ़े होंगे एफ डैश एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है विद्यार्थी,
एफ डैश एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है कि कर्व y इक्वल टू एफ एक्स के एक्स वाई पॉइंट पर का जो टेंजेंट होता है, एक्स वाई पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप होता है उसी को हम एफ डैश एक्स यानी dy बाई डी एक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ एफ डैश सी का वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि कर्व y इक्वल टू एफ एक्स के सी पॉइंट पर इसका जो टेंजेंट का स्लोप है वो 0 है। टेंजेंट का स्लोप 0 होने का मतलब क्या है कि इसका जो टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो देखिएगा यही इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, रोल्स थ्योरम का यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि जो ये सी पॉइंट पर एफ डैश सी का वैल्यू 0 होता है, इसका मतलब क्या है कि इस कर्व y इक्वल टू एफ एक्स के जो कर्व का सी पॉइंट पर जो टेंजेंट होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है ना। तो इसी को हम यहाँ पर ही लिखेंगे, ठीक है। देखिएगा इफ a curve y equal to fx is continuous from a, इसका कॉर्डिनेट क्या है, एफ टू बी, इसका कॉर्डिनेट क्या है, बी एफ एंड differentiable every point between A and B, between A and B, then there exist at least one point C, connect क्या CFC, there exists at least one point CFC such that f dash c इक्वल टू 0। तो देखिएगा एफ डैश सी 0 होने का मतलब क्या है कि इस कर्व y इक्वल टू एफ एक्स के इस सी पॉइंट पर जो इसके जो टेंजेंट है उसका स्लोप 0 है, ठीक है। यानी स्लोप दिस इम्प्लाइज दैट करके क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, सी एफ सी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी एफ सी इक्वल टू 0, सी एफ सी टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 0। यानी कर्व y इक्वल टू एफ एक्स के सी एफ सी पॉइंट पर इसका जो टेंजेंट जो होगा उसका स्लोप क्या होगा, 0, ठीक है ना। देखिएगा इसका टेंजेंट का स्लोप 0 होने का मतलब क्या है, इसका जो टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स is parallel to the tangent to the curve y equal to f x। देखिएगा यहाँ 8 करके लिख, यहाँ पर ऐसे करके लिखो, टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट सी एफ सी tangent to the curve y equal to fx at CFC is parallel to the x axis। यही आपका ज्योमेट्रिकल रोल्स थ्योरम का यही आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ, ठीक है। सब देखिएगा एक बार आपको फिर से समझाना चाहता हूँ, समझिएगा, फिर से एक बार हम रिपीट करना चाहते हैं। देखिएगा रोल्स थ्योरम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता क्या है, तो समझिएगा पहले शुरू से चलिए कि रोल्स थ्योरम आखिर होता क्या है। तो रोल्स थ्योरम क्या होता है कि जैसे कि कोई भी फंक्शन अगर क्लोज इंटरवल ए बी यानी ए से लेकर बी तक में अगर कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल यानी ए और बी के बीच डिफरेंशिएबल है और एफ ए इक्वल टू एफ बी है, तब ए और बी के बीच कोई एक ऐसा पॉइंट, कम से कम कोई एक ऐसा पॉइंट सी लाइज करेगा जिस पर एफ डैश सी का वैल्यू क्या होगा, 0। तो हम मान लिया कि ए और बी के बीच पॉइंट सी लाइज करता है, ठीक है ना।
जिस पर एफ डैश सी का वैल्यू 0 है, तब पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट हमने सी एफ सी इक्वल टू सी पर फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा सी एफ सी, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सी एफ सी। तो देखिएगा यानी इस पॉइंट पर एफ डैश सी का वैल्यू क्या है 0। एफ डैश सी का वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है, आप पढ़े होंगे डी वाई बाई डी एक्स के ज्योमेट्रिकल मीनिंग में आप पढ़े होंगे, डी वाई बाई डी एक्स के ज्योमेट्रिकल मीनिंग में आप पढ़े होंगे कि डी वाई बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है विद्यार्थी, कि कर्व बाई इक्वल टू एफ एक्स के एक्स वाई पॉइंट पर इसका जो टेंजेंट का स्लोप होता है उसी को हम डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, यानी इसी को एफ डी वाई बाई डी एक्स को एफ डैश एक्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कर्व बाई इक्वल टू एफ एक्स के एक्स वाई पॉइंट पर इसका जो टेंजेंट का स्लोप होता है उसी को हम एफ डैश एक्स बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई भी कर्व बाई इक्वल टू एफ एक्स है, इसके एक्स वाई पॉइंट पर इसके जो टेंजेंट का स्लोप होगा इसी को हम डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ एफ डैश सी का वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है कि इस कर्व बाई इक्वल टू एफ एक्स के टेंजेंट का स्लोप 0 है, और टेंजेंट का स्लोप 0 होने का मतलब क्या है कि इसका कर्व बाई इक्वल टू एफ एक्स के इस पॉइंट पर जो इसका जो टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। आप 11th क्लास में भी पढ़ोगे जब टेंजेंट किसी भी कर्व, तो आप 11th क्लास में पढ़ोगे कि जब स्लोप 0 होने पर क्या होता है विद्यार्थी, वो टेंजेंट आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ स्लोप 0 है यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो वही चीज़ तो हमने लिखा है, वही तो हमने यहाँ से यहाँ तक तो ये रोल्स थ्योरम का ही कहानी है, ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखिएगा ये दोनों पॉइंट निकल कर आए, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी एफ सी टू द कर्व बाई इक्वल टू एफ एक्स इज 0, यानी इस पॉइंट पर एफ डैश सी का वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेंजेंट टू द कर्व बाई इक्वल टू एफ एक्स एट सी एफ सी इज पैरेलल टू द कर्व पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी इस पॉइंट पर जो कर्व बाई इक्वल टू एफ एक्स का जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है ना। यही आपका रोल्स थ्योरम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, समझ में आया विद्यार्थी। इसके बाद आपको पढ़ना है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, यानी एल एम वी टी जो थ्योरम पढ़े उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। तो इसको नोट करना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। बढ़िया आगे इसको मिटाएं। देखिएगा इसमें एक और चीज़ समझिएगा, ये पॉइंट एक से अधिक पॉइंट ऐसा नहीं कि एक ही पॉइंट होगा विद्यार्थी, ये एक से अधिक पॉइंट इसके बीच भी इलाज कर सकता है, ठीक है ना। जिस पर एफ डैश सी का वैल्यू 0 होगा यानी एक से अधिक पॉइंट भी इलाज करेगा जो एक्स एक्सिस जिस पर टेंजेंट इसका जो टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। जैसे एक पॉइंट ए और बी के बीच मान लिया हमने एक पॉइंट इलाज किया, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर इसका जो इस कर्व का जो टेंजेंट हुआ एक्स एक्सिस के पैरेलल हुआ। तो देखिए ए और बी के बीच एक से अधिक पॉइंट भी इलाज कर सकता है। देखिएगा रोल्स थ्योरम में क्या पढ़े हैं कि ए और बी के बीच कम से कम एक पॉइंट से इलाज करना चाहिए जो जिस पर एफ डैश सी का वैल्यू 0, यानी कम से कम एक पॉइंट, अधिक से अधिक जितना पॉइंट भी इलाज कर सकता है, ठीक है ना। कम से कम ए और बी के बीच एक पॉइंट सी इलाज करना चाहिए जिस पर एफ डैश सी का वैल्यू 0। एक से अधिक पॉइंट यानी कम से कम एक, अधिक से अधिक जितना भी पॉइंट इलाज कर सकता है जिस पर एफ डैश सी का वैल्यू 0, तो यानी एक से अधिक पॉइंट सी इलाज करेगा जिस पर एफ डैश सी का वैल्यू 0, यानी एक से अधिक पॉइंट पर इस कर्व का जो टेंजेंट जो होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक से अधिक पॉइंट पर भी होगा, ठीक है ना। अब हेडिंग दीजिएगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ LMVT। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ LMVT। इसके बाद हेडिंग दीजिएगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ LMVT, यानी LMVT का मतलब क्या हो, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो देखिएगा यहाँ पर आपको सीखना है कि लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिएगा इसको भी पहले ग्राफ से समझिएगा।
एक्स, एक्स डैश, ये वाई डैश, ये वाई। देखिएगा मान लेते हैं किसी भी फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स का ये, देखिए मान लेते हैं किसी भी कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स का ये ग्राफ है, ठीक है ना। इसको और भी ऐसे ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं किसी भी कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स का ये ग्राफ है। देखिए मान लेते हैं किसी भी कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स का ये ग्राफ है, ठीक है ना। यहाँ पर ही हम एक पॉइंट इसको और भी इधर करके ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पर एक पॉइंट हम मान लेते हैं ए, ठीक है ना। इस पर यहाँ एक्स इक्वल टू ए है, यहाँ पर एक पॉइंट बी मान लेते हैं। यहाँ एक्स इक्वल टू बी है, ठीक है ना। तो देखिएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हो विद्यार्थी, ए एफ है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ है, यानी इसका कोऑर्डिनेट ए एफ है। ये आपका एफ ए हो जाएगा विद्यार्थी, ये एफ भी हो जाएगा। देखिएगा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में एफ ए और एफ भी बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि एफ ए और एफ भी बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिएगा एफ ए और एफ भी बराबर नहीं है तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि एफ ए और एफ भी बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बी एफ बी। तो देखिएगा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कहता क्या है विद्यार्थी, कि कोई भी फंक्शंस अगर क्लोज इंटरवल ए बी यानी ए से बी तक में अगर कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल ए बी यानी ए और बी के बीच कंटिन्यूअस डिफरेंशिबल है, तब ए और बी के बीच कम से कम एक पॉइंट सी लाइज करना चाहिए, जिस पर एफ डैश सी का वैल्यू क्या होगा, इस पर एफ डैश सी का वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए होना चाहिए। समझिएगा एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि कोई भी फंक्शन अगर ए से लेकर बी तक में कंटिन्यूअस है और ए और कोई भी फंक्शंस और ए से बी के बीच डिफरेंशिएबल है, तब ए और बी के बीच कोई एक ऐसा पॉइंट सी लाइज करना चाहिए, कम से कम एक पॉइंट सी ऐसा लाइज करना चाहिए जिस पर एफ डैश सी का वैल्यू क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस, यही ना रोज लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है विद्यार्थी। तो देखिएगा तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ही पॉइंट सी लाइज करता है, ठीक है ना। पॉइंट सी लाइज करता है जिस पर एफ डैश सी का वैल्यू क्या है, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस है। तो देखिएगा यहाँ से इसको परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, एक्स इक्वल टू सी है, ठीक है ना। इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, सी एफ सी, ठीक है ना। तो देखिएगा हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट ए और बी के बीच पॉइंट सी लाइज करता है जिस पर एफ डैश सी का वैल्यू क्या है, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस है। यानी हम मान लिया कि इसके बीच एक पॉइंट सी लाइज यहाँ करता है, ठीक है ना, जिस पर एफ डैश सी का वैल्यू क्या है, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ एफ डैश सी का वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए का मतलब क्या होगा। देखिएगा अब आपको मालूम होगा कि एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है विद्यार्थी, की कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स के एक्स वाई पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप होता है उसी को एफ डैश एक्स बोलते हैं। देखिए एफ डैश एक्स का मतलब क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स को ही एफ डैश एक्स बोलते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है कि कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स के एक्स वाई पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप होता है उसी को हम डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ एफ डैश सी का मतलब क्या हुआ कि कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स के जो सी पॉइंट पर इसका जो टेंजेंट का स्लोप है वही ये एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए है। समझिएगा एफ डैश सी का मतलब क्या हुआ, इस कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स के सी पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसी का स्लोप का ही वैल्यू ये है, ठीक है ना। जैसे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू अगर मान लो कि 5 है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 5 है, मान लो कि एट एक्स इक्वल टू 3, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 5 है एक्स इक्वल टू 3 पर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स के एक्स इक्वल टू 3 पर इसके टेंजेंट का स्लोप है 5, ठीक है ना। तो उसी प्रकार एफ डैश सी का वैल्यू ये है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इस कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स के पॉइंट सी पर इसका जो टेंजेंट का स्लोप है वो एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए है। तो देखिएगा इस पर हम स्लोप इसका टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। यानी इसके टेंजेंट का स्लोप
है ये एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस, ठीक है ना। यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं ना। अब देखिएगा इसके बाद समझिएगा, इसके टेंजेंट यानी एफ डैश सी का वैल्यू क्या है, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, यानी इस टेंजेंट का ये स्लोप है। यहाँ तक समझ में आया ना विद्यार्थी। अब देखिएगा हम ए से बी को मिलाते हैं। देखिएगा अब ए से बी को हम मिलाते हैं तो समझिएगा ये कॉड ए बी, ये कॉड बन गया, ठीक है ना। अब इस कॉड ए बी का हम स्लोप अगर निकालना चाहें, देखिएगा इसका हम अगर स्लोप निकालना चाहें तो देखिएगा 2 पॉइंट फॉर्म से इस कॉड ए बी का स्लोप निकाल सकते हो विद्यार्थी। आप 11th क्लास में 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप निकालने के लिए पढ़े होंगे। क्या होता है देखिएगा, इसको x1 बाई वन पढ़िए, इसको x2 बाई टू, तो स्लोप क्या होता है बाई वन माइनस बाई टू बाई x1 माइनस x2 तक। क्या लिखेंगे इसको, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, ठीक है ना। ये डॉटेड लाइन है, इसको रहने देना है डॉटेड लाइन को, ठीक है ना। तो देखिएगा इसका स्लोप निकालने तक क्या है, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, इसका भी स्लोप इस क्या है, ये स्लोप ही ना है विद्यार्थी। ये क्या है, ये इस टेंजेंट का स्लोप ही है पॉइंट सी पर, ठीक है ना। तो देखिएगा इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों का स्लोप बराबर है, यानी दोनों का स्लोप बराबर होने का मतलब क्या है, ये दोनों आपका पैरेलल होगा, ठीक है ना। यानी ये दोनों लाइन आपका पैरेलल होगा, यानी पॉइंट सी पर इसका जो टेंजेंट होगा वो कॉड ए बी के पैरेलल होगा। यही आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का, कि जिस पॉइंट पर एफ डैश सी का वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए है, यानी उस पॉइंट पर स्क्वायर बाई इक्वल टू एफ एक्स का जो टेंजेंट होगा वो कॉड ए बी के पैरेलल होगा। यही आपका लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकल कर आया, ठीक है। इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे और क्या, तो देखिएगा इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे और क्या। देखिएगा यहाँ पर ही हम लिखते हैं उसी को, इफ अ कर्व बाई इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फ्रॉम ए, इसका कोऑर्डिनेट क्या है ए पे टू बी, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है बी एफ बी एंड डिफरेंशिव every point, differentiable every point between A and B, then there exists at least one point C, जिसका कोऑर्डिनेट क्या CFC, such that f dash c equal to f b माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। तो देखिएगा एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट सी पर इसके टेंजेंट का स्लोप ये है, ठीक है ना। यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है सी एफ सी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी एफ सी टू द कर्व बाई इक्वल टू एफ एक्स क्या है एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। तो देखिएगा यानी ये सी पॉइंट पर एफ डैश सी का जो वैल्यू है, यानी इस कर्व बाई इक्वल टू एफ एक्स पॉइंट सी पर टेंजेंट का इसका स्लोप है, ठीक है ना। तो देखिएगा इसका जो स्लोप है वो इस कॉर्ड ए बी के स्लोप के बराबर है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी एफ सी
सी, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है सी एफ सी, टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी। यानी देखिएगा इसका जो स्लोप है इसके स्लोप के बराबर है, ठीक है ना। तो इसका स्लोप इसके स्लोप के बराबर है, यानी इसका जो टेंजेंट है ये कॉर्ड ए बी के पैरेलल है, ठीक है ना। स्लोप बराबर होने का मतलब क्या है, ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, यानी इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो कॉर्ड ए बी के पैरेलल है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, सॉरी टेंजेंट एट सी एफ सी टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स is parallel to the chord AB, chord AB। यहाँ से क्या निकल कर आया विद्यार्थी कि पॉइंट सी पर जो स्क्वायर बाई इक्वल टू एफ एक्स का जो टेंजेंट है वो कॉर्ड ए बी के पैरेलल है। यही इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकल कर आया, ठीक है ना। समझ में आया रे बाबा, समझ में आया तो नोट कर सकते हो। अगर कोई इसमें परेशानी हो तो आप कमेंट कर से हम सवाल पूछ सकते हो, ठीक है ना। अगर नोट करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। बढ़े आगे देखिएगा, अब इस पर कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे ना। देखिएगा इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग पर रोल्स थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ा है, उस पर देखिएगा कुछ क्वेश्चन हम एक आध ठो बताते हैं, ठीक है ना। फिर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इस पर क्वेश्चन कैसे अप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे। देखिएगा इसको मिटाते हैं। देखिएगा इस पर हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं एक ठो, ठीक है। लैग्रांज और मीन वैल्यू थ्योरम का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ा है अभी, उस पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं, कैसे आपसे क्वेश्चन सवाल में पूछता है, ठीक है। लिखिएगा क्वेश्चन, यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा है विद्यार्थी, पहले क्वेश्चन समझिएगा क्या लिखा है। यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव दैट देयर इज अ पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू इतना बिटवीन पॉइंट्स इतना एंड इतना वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड ए बी। क्वेश्चन में क्या लिखा है विद्यार्थी कि साबित मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करके साबित कीजिए कि कर्व y इक्वल टू इतना कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 पॉइंट ए और बी के बीच कोई एक पॉइंट लाइज करता है, जिस पॉइंट पर इसका जो टेंजेंट होगा वो कॉर्ड ए बी के पैरेलल होगा। देखिए क्वेश्चन फिर से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है विद्यार्थी कि मीन वैल्यू थ्योरम का प्रयोग कर आप स्क्वायर बाई इक्वल टू इतना को पॉइंट ए और बी के बीच कोई एक पॉइंट सी लाइज करे, कोई एक पॉइंट लाइज करेगा जिस पर इसका जो कॉर्ड होगा, सॉरी टेंजेंट पैरेलल टू कॉर्ड ए बी। हाँ ठीक है। देखिएगा इसको फिर से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है, यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव दैट देयर इज अ पॉइंट ऑन द कर्व इतना बिटवीन पॉइंट्स इतना एंड इतना। यानी मीन वैल्यू थ्योरम का प्रयोग कर इस कर्व पर एक पॉइंट लाइज करेगा जो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच होगा, जो ए और बी के बीच होगा, और जो जिस पॉइंट पर इसका जो टेंजेंट जो होगा वो कॉर्ड ए बी के पैरेलल होगा, ठीक है। और ऑल्सो फाइंड द पॉइंट, और उस पॉइंट को भी ज्ञात करना है। दो क्वेश्चन है, एक में साबित करना है कि इस कर्व y इक्वल टू इतना पर एक पॉइंट लाइज करेगा, ठीक है ना, जो पॉइंट ए और बी के बीच होगा, और उस पॉइंट पर इसका जो टेंजेंट होगा वो कॉर्ड ए बी के पैरेलल होगा। ये आपको साबित करना है। दूसरा में उस पॉइंट को भी ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो मीन वैल्यू थ्योरम का ही यहाँ मीन वैल्यू थ्योरम का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ही यहाँ यूज होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिएगा इसका हम सोल्व करते हैं। देखिएगा अगर इसको अगर फिगर से समझना चाहें तो कैसे समझिएगा।
जैसे मान लेते हैं कोई कर्व बाई इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है ना, कर्व बाई इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है जिसको हम मान लेते हैं ये पॉइंट ए दिया हुआ 1 0, ठीक है ना, पॉइंट बी दिया हुआ 2 1, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि साबित कीजिए कि ए और बी के बीच कोई एक पॉइंट लाइज करेगा जिस पर उसका इसका जो टेंजेंट होगा वो कॉर्ड ए बी के पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं पॉइंट सी मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, ठीक है ना, जिसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि पॉइंट पी ए और बी के बीच लाइज करेगा जिसका कोऑर्डिनेट हमने अल्फा बीटा मान लिया, ठीक है ना। इस पर जो टेंजेंट होगा वो कॉर्ड ए बी के पैरेलल होगा, ये आपको साबित करना है, ठीक है ना। इस पर जो टेंजेंट होगा वो कॉर्ड ए बी के पैरेलल होगा और ये पॉइंट पी का वैल्यू भी ज्ञात करना है, यानी पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट भी आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन में इसका बाई इक्वल टू एफ एक्स और एफ एक्स का वैल्यू क्या है, यानी बाई इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ठीक है ना। तो देखिएगा चूँकि बी नो देखिएगा बी नो दैट, देखिएगा पहले दिया हुआ कर्व क्या है विद्यार्थी, दिया हुआ जिसको हम लिख लेते हैं, ठीक है ना, गिवन बाई इक्वल टू क्या है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। एंड पॉइंट क्या क्या दिया हुआ है ए, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 1 0, ठीक है ना, एंड बी जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 2 1। तो देखिएगा हम यहाँ मीन वैल्यू थ्योरम के ज्योमेट्रिकल मीनिंग से हम आते हैं, ठीक है ना, बाय ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ LMVT, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ LMVT। देखिए LMVT के ज्योमेट्रिकल मीनिंग से आते हैं, चूँकि कर्व बाई इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस देखिएगा ये आपका एफ एक्स जो पॉलिनोमियल फंक्शंस है, पॉलिनोमियल फंक्शंस आपका एवरीवेयर कंटिन्यूअस और एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होता है। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस यानी ए से बी तक में भी आपका कंटिन्यूअस ही होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना, क्योंकि एवरीवेयर पॉलिनोमियल फंक्शंस आपका एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि क्लोज इंटरवल ए बी में आपका यानी ए से बी तक में भी कंटिन्यूअस होगा। कर्व बाई इक्वल टू एफ एक्स कंटिन्यूअस फ्रॉम ए जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 1 0 2 बी 2 1 एंड डिफरेंशिएबल every point between। तो देखिएगा डिफरेंस ये और पॉलिनोमियल फंक्शंस आपका एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि ए और बी के बीच भी आपका डिफरेंशिएबल ही होगा, ठीक है ना। एवरी पॉइंट डिफरेंशिएबल एवरी पॉइंट बिटवीन ए जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 1 0 एंड 2 1 देन देयर एग्जिस्ट at least 1 point C, then there exist at least 1 point C, जहाँ तो यहाँ हम पॉइंट P मान लिए, ठीक है, यानी तब इसके बीच के यानी C ही लिखते हैं, ठीक है ना। then there exist at least 1 point C, जहाँ C A और B के बीच होगा, ठीक है ना, जहाँ C A और B के बीच होगा। तो देखिएगा ये हम LMVT का ज्योमेट्रिकल मीनिंग लिख रहे हैं, ठीक है ना। तब यानी ए और बी के बीच कोई एक पॉइंट यहाँ P माने हैं तो P ही लिखो ना विद्यार्थी, ठीक है ना। एक पॉइंट लाइज करेगा जिस पॉइंट पर इसका जो टेंजेंट होगा वो कॉर्ड ए बी के पैरेलल होता है, यही ना होता है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से, दिस इम्प्लाइज दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P is parallel to the chord AB
कॉड ए बी, यही आपका फर्स्ट साबित हुआ। और क्या जो साबित करना है यही आपका साबित हुआ। एक ठो और क्या, अब इस देखिएगा इसमें दो क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन आपका साबित हुआ, ठीक है ना। दूसरा में है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप निकालिए, ठीक है ना। देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा था विद्यार्थी कि कर बाई इक्वल टू एफ एक्स को साबित कीजिए कि कर बाई इक्वल टू एफ एक्स के ए और बी के बीच कोई एक ऐसा पॉइंट लाइज करेगा जिस पॉइंट पर इसका जो टेंजेंट होगा वो कॉर्ड ए बी के पैरेलल होगा। तो देखिएगा यहाँ क्या लिखे, कर बाई इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूस फ्रॉम इतना एंड डिफरेंशिएबल फ्रॉम इतना। तब यानी ए और से लेकर बी तक कंटिन्यूस हो, ए और बी के बीच आपका डिफरेंशिएबल है, तब ए और बी के बीच कोई एक पॉइंट लाइज करेगा जिस पर इसका जो टेंजेंट होगा वो कॉर्ड ए बी के पैरेलल होता है। यही ना जो मेडिकल मीनिंग में हम पढ़े हैं LMVT के, तो वही हमने लिखा और क्या था, साबित हुआ ना। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिएगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने अल्फा बीटा मान लेते हैं, ठीक है ना। लेट पी का कोऑर्डिनेट हमने अल्फा बीटा मान लिया, ठीक है ना। यानी अब यहाँ से आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू चाहिए, पी का वैल्यू चाहिए, यानी अब अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ से निकालना होगा, ठीक है ना। तो समझिएगा हम पहले, तो देखिए अल्फा बीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, यानी इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, समझिएगा। चूँकि एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है विद्यार्थी, 2x² - 5x + 3, 2x² - 5x + 3। सो यहाँ से एफ डैश एक्स का वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x - 5, ठीक है ना। अब देखिएगा यानी एफ डैश एक्स का वैल्यू आ गया। अब हम इस टेंजेंट का स्लोप हम पॉइंट पी पर निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी अल्फा बीटा, पी अल्फा बीटा। तो देखिएगा इसके टेंजेंट का स्लोप हम इस पॉइंट पी पर निकालते हैं। तो देखिए एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है, 4x - 5, तो एक्स के पर अल्फा पुट कीजिए, 4α - 5, यही आपका इसका टेंजेंट का स्लोप आ गया पॉइंट पी पर, ठीक है ना। देखिएगा और LMVT से इसके टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, बाई LMVT। देखिएगा यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं ना विद्यार्थी। अब देखिए हम लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से आते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम है, देखिएगा इसका हमने इस टेंजेंट का स्लोप हमने पॉइंट पी पर निकाला, ठीक है ना। तो यहाँ फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू क्या था, इतना, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया था, क्या है, एफ डैश एक्स का वैल्यू ये आया, ठीक है ना। अब इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट एट इतना, तो एक्स के जहाँ पर अल्फा पुट किए तो इसका स्लोप निकल गया, ठीक है ना, इस टेंजेंट का स्लोप निकल गया। अब देखिएगा LMVT से हम आते हैं। LMVT का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या कहता है कि इसका स्लोप के बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी। इसका जो स्लोप होगा इस कॉर्ड ए बी के स्लोप के बराबर होगा, ठीक है ना। तो देखिएगा इसका स्लोप क्या लाइन विद्यार्थी, 4α - 5, 4α - 5। देखिएगा इसका स्लोप 2.4 में से निकालिए, क्या आ जाएगा, 1 - 0 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना। देखो निकाल कर दिखाई देते हैं, 2 - 1 यानी क्या आ जाएगा विद्यार्थी, ये 1/1 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 4α - 5 = 1, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 6/4 यानी 3/2, सॉरी अल्फा का वैल्यू क्या आ गया भैया विद्यार्थी, 3/2। अब देखिएगा हमें अब बीटा का वैल्यू अब निकालना है, ठीक है ना। तो बीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा समझिएगा। देखिएगा इसके बाद हम यहाँ से लिख रहे हैं, चूँकि देखिएगा ये बाई इक्वल टू क्या है विद्यार्थी, 2x² - 5x + 3। तो देखिएगा पॉइंट पी अल्फा बीटा है जो इस कर्व पर भी लाइज कर रहा है। देखिएगा इस कर्व पर भी पॉइंट पी अल्फा बीटा है ना, तो इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा ना विद्यार्थी, सेटिस्फाई करेगा, यानी एक्स के जगह पर अल्फा हो जाएगा, बाई की जगह पर बीटा। तो क्या लिखेंगे, सिंप्लाई दैट बीटा इक्वल टू 2α² - 5α + 3, ठीक है ना। अब यहाँ से अल्फा का वैल्यू पुट कीजिए, अल्फा का वैल्यू पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 9/4,
3/2 पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 9/4 इंटू -5 इंटू 3/2 प्लस 3 2 दूनी 4, ठीक है नहीं, यानी 9/2 माइनस 15/2 प्लस 3 बीटा का वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर 2 LCM ले लीजिए, क्या हो जाएगा 9 माइनस 15 प्लस 6, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया विद्यार्थी 0, यानी बीटा का वैल्यू क्या आ गया 0। सो पॉइंट पी का कॉर्डिनेट निकल गया विद्यार्थी अल्फा बीटा। अल्फा का वैल्यू क्या है 3/2, बीटा का वैल्यू क्या है आया 0। यही आपका आंसर, ठीक है। यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम विद्यार्थी नहीं ना? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप जाकर पूछ सकते हो, ठीक है ना, हम उसका रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर देंगे। यहाँ तक में कोई परेशानी है नहीं ना? तो देखिएगा इसी प्रकार आपको रोल्स थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के ज्योमेट्रिकल मीनिंग पर इसी तरह से आपका सवाल रहेगा, ठीक है ना। तो अगर नोट करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। तो देखिएगा यहाँ आपका AOD यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का फर्स्ट एक्सरसाइज रोल्स एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का सारा थ्योरी एंड कंसेप्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब आप कोई भी बुक्स उठा लो 12th का, रोल्स और लैग्रांज मीन वैल्यू चैप्टर से आपका हर सवाल बनेगा, ठीक है। सारा थ्योरी और कंसेप्ट आपने पढ़ लिया तो आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो देखिएगा यानी आप कोई भी बुक्स उठा लो, आपसे सारा सवाल बनेगा लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम से रिलेटेड जो सवाल रहेगा, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद हम अगले लेक्चर्स में हम स्टार्ट करेंगे रेट मेजर। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकेंड चैप्टर में आपको पढ़ना है रेट मेजर, ठीक है ना। तो इसके बाद एक प्यारी सी स्माइल के साथ हम इस लेक्चर्स को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। एक प्यारी सी स्माइल के साथ हम इस लेक्चर्स को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर से मिलते हैं एक नए लेक्चर्स में, तब तक के लिए ओके बाय।